सोचिए अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको ये वादा करे कि मरने के बाद भी आपको वापस लाया जा सकता है, क्या आप खरीदेंगे वो पॉलिसी? सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना। हाँ बिल्कुल, एकदम वैसा ही। आज हम इसी अनोखे कह सकते हैं विचार पर बात कर रहे हैं, पुनरुत्थान बीमा, मतलब रेजरेक्शन इंश्योरेंस। ये कॉन्सेप्ट अक्सर हमें कहानियों और गेम्स में मिलता है, पर यह हमारी किस गहरी इच्छा या शायद डर से जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस आइडिया को कई एंगल से देखते हैं, काल्पनिक दुनिया से लेकर इतिहास के पन्नों तक, और आज की दुनिया में इसके जो मिलते जुलते रूप हैं उनसे लेकर भविष्य की संभावनाओं तक। तो मकसद है इस विचार के पीछे छिपी वो जो मौत पर काबू पाने की इंसानी इच्छा है ना, उसे समझना। ओके, तो फिर चलिए इसको गहराई से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं कल्पना की दुनिया से। फैंटेसी नॉवेल्स में या खासकर रोल प्लेइंग गेम्स, आरपीजीज जिन्हें कहते हैं, हाँ, वहाँ ही बहुत आम बात है, कोई किरदार मर जाता है और फिर किसी जादुई मंत्र से या कोई खास चीज से या एक तरह की पॉलिसी या पहले से किए गए इंतजाम से वापस जिंदा हो जाता है। जैसे वो डंजन्स एंड ड्रैगन्स जैसे गेम्स में तो ये बाकायदा एक मैकेनिक है। बिल्कुल। आखिर ये चीज कहानियों में इतनी मजेदार या जरूरी क्यों लगती है? ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि देखिए, कल्पना हमें वो करने देती है जो असल जिंदगी में नामुमकिन है। मौत शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है ना, जिससे कोई बच नहीं सकता। तो कहानियों में पुनरुत्थान का ये आइडिया हमें उस सच्चाई को एक तरह से चुनौती देने का मौका देता है। अच्छा। किरदारों के लिए इसका मतलब है कि वो ज्यादा बड़े जोखिम उठा सकते हैं, ज्यादा बहादुर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मौत उनके सफर का अंत नहीं है। सही बात है। हार के बाद भी वापसी की गुंजाइश रहती है। और अगर हम थोड़ा और गहरे जाएं तो सवाल उठता है कि हम इंसान ऐसी कहानियां या ऐसे विचार रचते ही क्यों हैं? हाँ, क्यों? क्या ये हमारी अपनी नश्वरता, मतलब ये सच्चाई कि हम सब एक दिन मरेंगे, उससे बचने की या उस पे काबू पाने की एक बहुत गहरी, शायद अवचेतन, सबकॉन्शियस इच्छा नहीं है? हो सकता है। कहानियों के जरिए हम मौत को हरा पाते हैं, जो असलियत में नहीं हो सकता। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आराम है, या कह लीजिए पलायनवाद, एस्केपिज्म, जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। हाँ, ये बात तो है। अपनी नश्वरता से जूझना इंसान के लिए हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। और यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये इच्छा कोई आज की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा से किसी न किसी रूप में अमरता या मौत के बाद की जिंदगी को सुरक्षित करने के तरीके ढूंढता रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्राचीन संस्कृतियों में भी मौत के खिलाफ एक तरह का बीमा पाने की कोशिशें नजर आती हैं। सबसे जाना माना उदाहरण शायद प्राचीन मिस्र का है। हाँ बिल्कुल। उनका ममिफिकेशन का पूरा प्रोसेस, शरीर को सालों तक सुरक्षित रखना, वो इसी विश्वास पर आधारित था कि ऐसा करके वो मरने के बाद की दुनिया में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। सही। स्रोत बताते हैं कि उनकी जो बुक ऑफ द डेड थी, उसमें लिखे मंत्र एक तरह से उस आफ्टर लाइफ जर्नी के लिए गाइड या सुरक्षा कवच जैसे थे। बिल्कुल। और इसकी तैयारी जीते जी करनी होती थी। ये तैयारी, जिसमें काफी खर्चा भी आता था, वो एक तरह का प्रीमियम भरने जैसा था आफ्टर लाइफ सिक्योरिटी के लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, प्रीमियम जैसा ही था वो। और मिस्र अकेला नहीं था। अच्छा। दुनिया भर में कई संस्कृतियों में जटिल रस्में थीं। पूजा पाठ, बलि देना, या मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को भारी दान देना। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये उम्मीद छिपी होती थी कि मौत के बाद एक बेहतर स्थिति मिलेगी, या शायद दोबारा जन्म का चक्र सुधरेगा। जैसे कोई और उदाहरण? हाँ, जैसे चीन के सम्राटों को देखिए, वो अमरता का अमृत, एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। या फिर प्राचीन यूनान की कुछ रहस्यमयी पूजा पद्धतियां थीं, मिस्ट्री कल्ट्स जिन्हें कहते हैं, वो अपने अनुयायियों को मौत के बाद बेहतर किस्मत का वादा करती थीं। तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, मतलब इसके पीछे कुछ और गहरा था। हाँ, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रथाएं सिर्फ रिवाज नहीं थीं। ये अस्तित्व के सबसे बड़े डर, मौत की अनिश्चितता और उसके बाद क्या होगा, इस अज्ञात का सामना करने का एक तरीका थी। अनिश्चितता पर नियंत्रण पाने की कोशिश। बिल्कुल। ये अनिश्चितता पर नियंत्रण पाने की गहरी मानवीय जरूरत को दर्शाती हैं। सोचिए, अगर आप सही रस्में करते हैं, सही दान देते हैं, या देवताओं को खुश रखते हैं, तो शायद आप उस अनजान भविष्य पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। ये एक तरह से अस्तित्व के जोखिम का प्रबंधन करना जैसा था। एग्जिस्टेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हैं। दिलचस्प नजरिया है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमेशा जिंदा रहने या मरने के बाद भी सुरक्षित रहने की ये चाह कितनी पुरानी है
और दुनिया भर में फैली हुई है। तरीके अलग थे, विश्वास अलग थे, लेकिन मूल इच्छा वही थी, अस्तित्व को बनाए रखना, मौत के पार जाना। तो ये तो हुई कल्पना और इतिहास की बातें, जहां मौत पर काबू पाने की इच्छा बड़े नाटकीय और अक्सर धार्मिक रूपों में दिखती है। पर क्या आज की ज्यादा वैज्ञानिक और शायद थोड़ी कम धार्मिक दुनिया में भी ये इच्छा मौजूद है? मुझे लगता है हाँ, पर इसके तरीके बदल गए हैं और ज्यादा व्यावहारिक हो गए हैं। हाँ, हमारे स्रोत भी कुछ आधुनिक व्यवस्थाओं की तरफ इशारा करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इसी जरूरत को पूरा करती हैं। बिल्कुल। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में मिलने वाला रेस्टोरेशन बेनिफिट। हाँ। इसे थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और इलाज में उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की सालाना लिमिट, मान लीजिए 5 लाख रुपए, पूरी खत्म हो जाती है। अगर उसकी पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट है तो उसी साल में अगर उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है किसी दूसरी बीमारी के लिए, या कभी-कभी उसी के लिए भी पॉलिसी पर निर्भर करता है, तो उसकी 5 लाख की लिमिट फिर से बहाल हो जाती है। हाँ, ये उसे इलाज जारी रखने में मदद करता है। बिल्कुल। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बेनिफिट सीधे सीधे सेहत को रिस्टोर नहीं करता, बल्कि इंश्योरेंस कवर की लिमिट को रिस्टोर करता है। ये एक अहम फर्क है। बिल्कुल सही कहा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। और दूसरा उदाहरण है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, जीवन बीमा। ये पॉलिसी लेने वाले की मौत के बाद उसके परिवार को एक मुश्त रकम देती है ताकि उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जाहिर है ये दोनों ही चीजें किसी को मरने के बाद वापस तो नहीं लाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मौत या गंभीर बीमारी जैसी बड़ी घटनाओं के नतीजों को, चाहे वो आर्थिक हो या इलाज तक पहुंच से जुड़े, कम करने की कोशिश जरूर है। ये जीवन में आई बड़ी आपदाओं के असर को संभालने या रीस्टोर करने का एक व्यवहारिक तरीका है। हाँ, इन आधुनिक साधनों का मकसद अलग है, लेकिन उनमें भी वो जो हानि यानी लॉस और असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी की चिंता है, उसको संबोधित करने का तत्व साफ दिखता है। रेस्टोरेशन बेनिफिट स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाए रखने में मदद करता है, जीवन बीमा परिवार की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में। तो ये शाब्दिक पुनरुत्थान नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता, कॉन्टिन्यूइटी या परिवार की आर्थिक सेहत की बहाली का वादा करते हैं। सही। और यहीं पर वो बात आती है जिसे स्रोत अमरता का व्यवसाय यानी बिजनेस ऑफ इमॉर्टैलिटी कहते हैं, भले ही वो सीधे तौर पर अमरता न बेच रहे हों। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? मतलब बीमा उद्योग, हेल्थ केयर सेक्टर, यहाँ तक कि आजकल जो इतनी फल फूल रही वेलनेस इंडस्ट्री है, ये सब कहीं ना कहीं इंसान की लंबी उम्र जीने, स्वस्थ रहने और अचानक आने वाली मुसीबतों से सुरक्षित रहने की गहरी इच्छाओं पर ही तो चल रहे हैं। हाँ, ये तो है। इनकी मार्केटिंग अक्सर हमारे इन्हीं डरों और इच्छाओं को छूती है। हानि का डर, नियंत्रण खोने का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जैसे प्राचीन लोग रस्में करते थे, वैसे ही आज हम प्रीमियम भरते हैं, जिम जाते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं? ये सब उसी पुरानी इच्छा के नए रूप हैं, मौत के डर और अनिश्चितता से निपटने के हमारे आज के तरीके। ये एक सोचने का नजरिया हो सकता है। बिल्कुल। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये आधुनिक बीमा और स्वास्थ्य प्रणालियां मृत्यु के डर का ही एक, कह सकते हैं, परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड रूप है? हम मौत को सीधे तौर पर हराने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके असर को कम करने, जीवन को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने और उसे यथासंभव सुरक्षित बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सही। ये नियंत्रण पाने की वही पुरानी मानवीय इच्छा है, बस तरीके बदल गए हैं। वे वाकई सोचने वाली बात है। इसने मौत के साथ हमारे रिश्ते को बदल दिया है शायद। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा भविष्यवादी और थोड़ा रहस्यमयी लगता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा। क्या हम वाकई एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या बायोटेक्नोलॉजी, हमें सचमुच पुनरुत्थान के करीब ले जा सकती है? ये बड़ा सवाल है। स्रोतों में डिजिटल पुनरुत्थान, डिजिटल रेजरेक्शन जैसी बातें भी हैं। इसका मतलब है कि किसी इंसान की यादें, व्यक्तित्व, सोचने का तरीका, मतलब उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस को किसी तरह से डिजिटल रूप में सहेज कर रखना, शायद कंप्यूटर में अपलोड करके रूप से मरने के बाद वापस लाने से मीलों दूर है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी चेतना, ये सब इतने ज्यादा जटिल हैं कि इन्हें पूरी तरह समझना और फिर से बनाना, ये हमारी आज की क्षमताओं से बहुत बहुत परे है। लेकिन फिर इन बातों का जिक्र क्यों हो रहा है? कुछ तो आधार होगा, कहीं तो कुछ रिसर्च ही चल रही होगी। आधार ये है कि एआई और बायोटेक में जो तरक्की हो रही है, वो कुछ संभावनाओं की तरफ इशारा करती है, चाहे वो अभी दूर की कौड़ी ही क्यों न लगे। जैसे कि? जैसे जीवन विस्तार, लाइफ एक्सटेंशन पर गंभीर रिसर्च चल रही है।
मतलब बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना या रोकना। हाँ, ये तो सुना है। फिर क्रायोनिक्स जैसी तकनीकें हैं जहां इंसान के शरीर को मरने के तुरंत बाद बेहद ठंडे तापमान पर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। हाँ, इस उम्मीद में कि भविष्य में। बिल्कुल, इसी उम्मीद में कि भविष्य में कोई ऐसी तकनीक आएगी जो उन्हें वापस जिंदा कर सकेगी। और वो डिजिटल पुनरुत्थान, माइंड अपलोडिंग। हाँ, डिजिटल पुनरुत्थान या माइंड अपलोडिंग ये वो विचार है जहां कल्पना की जाती है कि किसी व्यक्ति के दिमाग के पूरे न्यूरल पैटर्न और यादों को स्कैन करके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि उसकी एक डिजिटल कॉपी बन सके। हाँ, जो सोच सके, महसूस कर सके। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये अभी साइंस फिक्शन के दायरे में ज्यादा है, असलियत से काफी दूर। तो असलियत से ज्यादा कल्पना है अभी ये सब। बिल्कुल, ये तकनीकें ना सिर्फ तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है, बल्कि गहरे दार्शनिक और नैतिक सवाल भी खड़े करती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी की डिजिटल कॉपी बना भी लेते हैं, तो क्या वो सच में वो इंसान होगा या सिर्फ उसकी एक नकल? ये तो बड़ा सवाल है। अगर किसी को क्रायोनिक्स से वापस लाया जाता है तो क्या वो वही इंसान होगा जो मरा था? समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमें अभी निश्चित दावों से बचना चाहिए। स्रोत भी इन संभावनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ये भविष्य की एक धुंधली सी उम्मीद है या शायद एक डरावनी तस्वीर, कोई तय रास्ता नहीं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब हमने एक दिलचस्प सफर तय किया आज। हाँ, काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि कैसे मौत पर काबू पाने का विचार अलग-अलग रूपों में हमेशा हमारे साथ रहा है। हमने काल्पनिक दुनिया के पुनरुत्थान बीमा से शुरुआत की, फिर इतिहास में झांका जहां ममीकरण और रस्में इसी इच्छा को दिखाती थी। हमने आधुनिक दुनिया के हेल्थ इंश्योरेंस के रेस्टोरेशन बेनिफिट्स और जीवन बीमा जैसे व्यवहारिक समकक्षों को देखा जो सीधे पुनरुत्थान नहीं पर नतीजों को कम करते हैं। सही। और आखिर में हमने भविष्य की उन तकनीकी संभावनाओं पर एक नजर डाली जो अभी भले ही दूर लगें पर हमारी कल्पनाओं को पकड़ती जरूर हैं। द कोर टेक अवे perhaps इज शायद जो मुख्य बात है वो ये है कि मौत पर विजय पाने की ये मानवीय इच्छा कितनी स्थायी और शक्तिशाली है। हाँ, ये तो लगता है। ये सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी या प्राचीन अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये इंसानी स्वभाव का एक बुनियादी हिस्सा लगता है। ये इच्छा हमारी कला, हमारी कहानियों, हमारे धर्मों, हमारे रीति रिवाजों को सदियों से आकार देती आई है। और अब टेक्नोलॉजी को भी। बिल्कुल, और अब ये हमारी टेक्नोलॉजी को भी दिशा दे रही हैं। चाहे वो फैंटेसी गेम्स में मौत को चकमा देना हो, प्राचीन मिस्र में शरीर को अनंत काल के लिए सहेजना हो, आधुनिक बीमा पॉलिसियों से भविष्य की अनिश्चितताओं को कम करना हो, या भविष्य में AI और बायोटेक से जीवन को लंबा करना, या शायद मौत को ही चुनौती देने की उम्मीद हो। इन सब के मूल में वही एक गहरी मानवीय आकांक्षा है, अपनी नश्वरता की सीमाओं को पार करना। सही कहा। ये इच्छा हमें लगातार नए हल खोजने, नए सवाल पूछने और अपने अस्तित्व के मायने समझने के लिए उकसाती रहती है। ये सच में एक ऐसी खोज है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमारी आज की चर्चा से ही निकला है, पर जिसका कोई आसान या बना बनाया जवाब नहीं है। हाँ, जरूर। क्या सवाल है? सवाल ये है, अगर मान लें कि भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें किसी न किसी रूप में वापस लाने में कामयाब हो ही जाती है, चाहे वो क्रायोनिक्स से हो, डिजिटल अपलोडिंग से हो, या किसी और तरीके से जिसे हम आज सोच भी नहीं सकते, तो उस वापसी का असल मतलब क्या होगा? क्या वो लौटेगा जो गया था या कोई और? क्या वो वाकई हम होंगे या हमारी एक प्रतिलिपि, एक कॉपी? बिल्कुल। और इस तरह की टेक्नोलॉजी के हमारे समाज पर, हमारे रिश्तों पर और इंसान होने के हमारे अपने मायने पर क्या नैतिक और सामाजिक असर पड़ सकते हैं? ये बहुत गहरे सवाल हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। ये थी आज की हमारी हेल्थ सोच। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हों और यूजफुल लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए आप किन हेल्थ टॉपिक्स पर हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं और आज की वीडियो से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हम सब मिलकर एक हेल्दी और अवेयर कम्युनिटी बना सकते हैं। मैं हूं रिया और आप देख रहे थे हेल्थ सोच। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखिए, हेल्थ सोच, हर सोच में हेल्थ। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र।